चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाने के बाद अब मैं शुरू करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो अबाउट इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। सवाल को रीड करता हूं, आप सबका ध्यान होना चाहिए। इट सीम्स टू बी अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोज़ेक लिमिटेड हैज करंट सेल्स ऑफ रुपीज 15 lakh per year. Cost of the sale is 75% of sales and bad debt are 1% of sales. Bad debt जो है वो sales का 1% है. Cost of sales comprises 80% variable cost and 20% fixed cost. So देखिए, टोटल जो कॉस्ट है वो 75% है, लेकिन उस टोटल कॉस्ट के भी दो टुकड़े हुए, राइट। वो हुए हैं, मैं कुछ इसको ऐसे यहाँ पे रफ वर्क करना चाहूँगा। टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो 75% है, लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसी कॉस्ट के भी दो टुकड़े हो रहे, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द कॉस्ट। Out of this total cost, 80% part is a variable cost and 20% part is equal to fixed cost, right? So how can we conclude? Suppose the sales is equal to 100%, sales is equal to 100%, if we presume like this, then 100% का 75% आपकी टोटल कॉस्ट है। लेकिन उस टोटल कॉस्ट का 80% यानी कि 75% का अगर मैं 80% करता हूं तो वैसे वो हो जाएगा 60% ऑफ सेल्स। 60% ऑफ सेल्स हो जाएगा, राइट। देखिए, सेल्स को 100% माना है, टोटल कॉस्ट को 75% माना है। अब ये 75% का 80% करना है, सो दैट बिकम 60%। और यहां पे 75% का 20% करना है, 20% करना है, सो दैट बिकम्स 15% ऑफ सेल्स। यानी हमें ये आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% ऑफ सेल्स है और हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 15% ऑफ सेल्स है। इफ यू ऐड देम बोथ, अल्टीमेटली यू विल गेट 75% टोटल कॉस्ट। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपको 75% का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज इट। Cost of the sales comprise of 80% variable cost and 20% fixed cost, while the company's required rate of return is 12%. ये opportunity cost हो गई। Mosaic Limited currently allows customers 30 days credit, but is considering increasing this to 60 days credit in order to increase the sales. Again, दो policy हो गई। Old policy is about 30 days and new policy is about 60 days. It has been estimated that this change in policy will increase sales by 15%, right? This change in policy will increase sales by 15%, while bad debt will increase from 1% to 4%. बैड डेट जो है वो 1% से 4% होगा। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट द पॉलिसी चेंज विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्रेडिटर्स एंड स्टॉक विल बी अनचेंज। चलिए, ये कोई इश्यू है ही नहीं। शुड मोज़ेक लिमिटेड इंट्रोड्यूस द प्रपोज पॉलिसी, एनालाइज, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें तो वापिस वही करना है। बिफोर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड न्यू पॉलिसी की बात करनी है। चलिए एक बार टेबल बनाना शुरू करते हैं। बुक में कई बार ये सब क्वेश्चन इंक्रीमेंटल के तरीके से भी गिने होते हैं, बट मुझे इंक्रीमेंटल के तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है ये सीधा तरीका जो हम करते हैं। सो पर्टिकुलर्स, फिर एक आ जाएगा एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन अभी चल रहा है आपका 30 डेज वाला, एंड फिर प्रपोज्ड सिचुएशन आ जाएगा जो है 60 डेज वाला। चलिए तो फिर लिखना शुरू करते हैं। मैं लिखता हूं सेल्स। पहले एग्जिस्टिंग की अगर बात कर लूं तो सेल्स का 15 लाख पर ईयर एग्जिस्टिंग में आ रहा था, तो मैं 15 लैक्स लिख देता हूं। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एट द रेट 60% ऑफ सेल्स होगा ना बच्चों, राइट। ये हमने यहाँ पे काउंटिंग कर ली है, तो 9 लाख रुपीस का आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। अब ये माइनस करूंगा, उसके बाद मुझे फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस करना पड़ेगा। सो मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा, वो एट द रेट हमारा आ जाएगा 15% ऑफ सेल्स, राइट। 15% ऑफ सेल्स। सो 15 लाख का 15% करने से 2,25,000 रुपीज का आ जाएगा फिक्स कॉस्ट।
देखिए इतनी चीजें माइनस की, मैं बनाने वाला हूं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप जानते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देखा जाए तो बेड डेट के परसेंटेज की बात करूं तो 1% का पहले बेड डेट होता था, तो मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा कंपनी का जो बेड डेट होता है 1%। 15 लाख का 1% करूंगा, सो 15,000 रुपीज का कंपनी को बेड डेट बेयर करना पड़ता था। इतनी चीजें यहाँ पे आराम से आ जाती है। इसके अलावा क्या कोई दूसरा एक्सपेंडिचर आपको लगता है? तो मुझे कोई दूसरा एक्सपेंडिचर नहीं लगता है। यहाँ कोई कलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला था। एवरी हाईलाइटेड थिंग हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, सो आई थिंक मुझे अब इसको नेट करना चाहिए। तो यहाँ से हमें जो मिलता है, इवन टैक्स के रेट के बारे में कुछ नहीं है। इस चीज को हम क्या कहते हैं आप जानते हो बच्चों? हमें जो मिलेगा उससे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हम ये सोच रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हमें होगा, सो इट्स 15 लाख माइनस 9 लाख minus 2,25,000 minus 15,000, that gives you expected profit of 3,60,000। बट ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के सामने आपको मालूम है कि हमें एक कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, जिस कॉस्ट का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी तो काउंटिंग करनी पड़ेगी ना। अब जो वर्किंग्स हमें करनी है, चलिए उन वर्किंग्स को हम करते हैं यहाँ साइड पे। सब वर्किंग्स भी होती रहेगी तो भी नीट एंड क्लीन मैनर में हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके ऊपर गिना जाएगा? नेचुरली मैं जो करने वाला हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस कॉस्ट के ऊपर ही गिनूंगा, क्योंकि हमें वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट दोनों ही दिया है। हमने इस बार टोटल कॉस्ट का वो फिगर नहीं लिखा, बट चलेगा। अगर एग्जाम में भी आपने नहीं लिखा हो तो ओनली कैलकुलेटर पे आप उसका टोटल करके भी मेरे हिसाब से काम तो कर ही सकते हो। तो 9 लाख प्लस 2,25,000 11,25,000 का टोटल कॉस्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर वर्किंग करूं, राइट, 11,25,000 का आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है। इसके ऊपर आपको 12% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था, 12% चाहिए था। सो मैं इसका 12% करूंगा, बट एज वी आर एक्सटेंडिंग द क्रेडिट ओनली फॉर 30 डेज, हमें इसको 30 डेज में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, अज्यूमिंग दैट the entire year has 360 days। अब ये मैं सॉल्व करूं तो 11,25,000 इंटू 12%, राइट, डिवाइड बाई 360 इंटू 30, 11,250 ये हमारा पर एनम का, ध्यान रखना बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। तो पहला जो मैं वर्किंग किया, इसलिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर ऐसे 1 लिख देता हूँ। सो यहाँ पे आप ऐसे 1 लिखो, जिससे क्या है कि आप नंबर कोई भी दे सकते हो, खाली रेफरेंस एग्जामिनर को मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। सो 11,250 रुपीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये सब कुछ करने के बाद जो आपको मिलेगा उसको आप कहते हो नेट बेनिफिट, उसको आप कहते हो नेट बेनिफिट फ्रॉम अ बिजनेस। सो 3,60,000 माइनस 11,250, योर नेट बेनिफिट फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी कम्स आउट टू बी 3,48,750, 348,750। तो देखिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी का काम एकदम आराम से पूरा हो जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग द सेम कंप्यूटेशन फॉर प्रपोज्ड पॉलिसी। इन प्रपोज्ड पॉलिसी व्हाट दे आर आस्किंग इज कि प्रपोज्ड पॉलिसी के अंदर उन्होंने कहा है कि आपका जो सेल्स है वो 15% से इंक्रीज हो जाएगा और बेड डेट है वो 4% हो जाएगी। ठीक है, अगर सेल्स 15% से इंक्रीज हो जाए तो सेल्स का फिगर हो जाएगा 17,25,000। सो लेट मी राइट डाउन हियर 17,25,000। वेरिएबल कॉस्ट, नेचुरली सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो इसी का 60% कर दूंगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का फिगर आएगा 10,35,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो उसके साथ साथ बढ़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये यहां लिखा भी है, देखिए, विल change it is not expected that change will result in increase in fixed cost। और ये अगर नहीं भी बोला होता ना तो भी हमें एक बार यही मानना पड़ता कि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं यहां पे देखिए क्या लिखता हूं, 2,25,000 है, राइट, उसका 2,25,000 ही रहने दूंगा क्योंकि हमने सेल्स बढ़ाया है, उससे हमारा शायद एग्जिस्टिंग एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज हो रहा होगा
फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ क्लियर बोल दिया है कि उसको कुछ भी एक भी रुपये का बढ़ाना नहीं है, राइट। बेड डेट की बात करूं तो बेड डेट 4% ऑफ सेल्स हो जाएगा। 17,25,000 इंटू 4% के हिसाब से नया जो बेड डेट का फिगर है वो आएगा 69,000। अब आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलना चाहिए। 17,25,000 माइनस 10,35,000 माइनस 2,25,000 माइनस 69,000, सो 3,96,000 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा। अब ये जो 3,96,000 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसके सामने हमें इसकी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों कॉस्ट के ऊपर लगेगी, राइट। अब अपना क्रेडिट पीरियड आप चेंज कर रहे हो, तो चलिए सेकेंड वर्किंग में मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता हूं। आप इसमें फर्स्ट ऑब्लिक सेकेंड ऐसा वर्किंग लिख सकते हो जिससे आइडिया उनको आ जाए। वैसे वर्किंग के नंबर नहीं लिखने से भी एक बार आइडिया तो आ ही जाता है, बिकॉज देयर आर नो मोर वर्किंग्स। टोटल जो कॉस्ट आता है बच्चों, अगर हम इन दोनों फिगर का टोटल करोगे तो 12,60,000 रुपीज का टोटल कॉस्ट है, राइट। इनटू इसके ऊपर आपको 12% अर्न करना है तो 12% तो आएगा ही। इस बार क्रेडिट पीरियड आपने 30 डेज से इंक्रीज करके सीधा 60 डेज का क्रेडिट पीरियड कर दिया है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 60 डेज डिवाइडेड बाय 3, 60 डेज। नाउ लेट अस सॉल्व इट। So 12,60,000 into 12% into 60 divided by 360, 25,200 का मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिख रहा है। एक बार इसे चेक कर लेंगे। 10,35,000 प्लस 2,25,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई सीधा 6 भी कर दूं, यस 25,200 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 25,200 का। और जैसे ही मैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस करता हूं, आंसर जो आएगा वो आएगा 3,70,800। देखिए नेट बेनिफिट इंक्रीज हो गया। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं एक बार कि कितने से हमारा नेट बेनिफिट इंक्रीज हुआ है, तो डिफरेंस का फिगर आएगा 22,050 रुपीज से। सो आई एम डैम श्योर कि आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जाना चाहिए या प्रपोज्ड पॉलिसी में जाना चाहिए। एकदम इजी ये क्वेश्चन था। हम बिल्कुल ये रेकमेंड करेंगे कि आपको प्रपोज्ड पॉलिसी में जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली नेट बेनिफिट इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाय 22,050 रुपीज। तो देखिए कितना ये इजी क्वेश्चन था, राइट। आई एम श्योर आपको ये वर्किंग्स भी समझ में आएगी। इस वर्किंग का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था, मैं कैसे वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट लेके आया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, if the figures of cost variable and fixed are given to you, the opportunity cost will always be computed on the basis of cost. So I am sure बच्चों एकदम आराम से आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद हमारे इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी के हर तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हमें करना है बच्चों, वो एक नया पॉइंट सीखना है इसी रिसीवेबल मैनेजमेंट चैप्टर का। वो पॉइंट है फैक्टरिंग का पॉइंट। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं फैक्टरिंग के पॉइंट के ऊपर। फैक्टरिंग क्या होता है? तो ये बहुत ही नए जमाने का कंसेप्ट है। सबसे पहले आपके मन में सवाल बिल्कुल उठता होगा कि ये फैक्टरिंग होता क्या है। सो देखिए एक सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अब फैक्टर इज द फर्म, फैक्टर भी एक बिजनेस और एक फर्म ही होता है, दैट एक्वायर्स रिसीवेबल ऑफ द अदर फर्म। क्या होता है बच्चों? वो एक्वायर कर लेता है रिसीवेबल ऑफ द अदर फर्म। अब रिसीवेबल का मतलब हो गया डेटर्स, राइट। क्या होता है कि वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है। वो हर एक अदर फर्म्स को कहता है कि इफ यू वांट टू concentrate on your manufacturing activity, if you don't want to get indulge into getting your amount received from your debtors, then what you can do, you can allocate your sales bill to us as a factor. It is our responsibility now how we collect your debt. On behalf of you, we will collect the debt from the debtor. So the factoring agency bears the risk of collection of service and accounts fee in return of commission for administrative purpose.
देखिए, हम अगर अपने डेटर्स, अपने सेल्स बिल्स दे देते हैं फैक्टर को, तो फैक्टर को भी तो सामने काम करना पड़ेगा। फैक्टर को अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, फैक्टर को हमारे बिहाफ पे रिसीवेबल का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन सब का पैसा कौन लेगा? फैक्टर लेगा। किस नाम से लेगा? सो द अमाउंट विल बी चार्ज इन द नेम ऑफ कमीशन बाय द फैक्टर्स. Factoring also finance the firm against the receivable at an agreed rate of interest. See, factors give actually two types of service. Number one, they do the administration and receivable process for your debtors. This is one service, and for this service they charge commission. अनदर सर्विस इज फाइनेंसिंग अगेंस्ट रिसीवेबल. मेरे पास 10 लाख के डेटर्स हो आज की तारीख में, सेल्स के बिल है मेरे पास, लेकिन ये डेटर पैसा देने वाले हैं सपोज 30 डेज के बाद, राइट? मैं फैक्टर के पास जाऊंगा, मैं फैक्टर को जाके कहूंगा कि ये देखिए मेरे सेल्स बिल है, इसका पैसा आफ्टर 30 डेज आने वाला है, आप एक काम करो, ये बिल को आज ही अपने पास रख लो और मुझे आज ही फाइनेंस कर दो. It is like sales bill will become the security, a kind of asset for the factor, and factor will finance against that security. फैक्टर विल फाइनेंस अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी. तो ये भी काम है, बट फाइनेंस है लोन जैसा. अगर आप समझे इसको एक बार समझने के लिए, सच में वो लोन नहीं होता है, बट एक बार आप लोन जैसा समझे उसे समझने के लिए, तो यस, उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है. तो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जैसे ही एग्रीमेंट बनता है एक फैक्टर और एक बिजनेस के बीच में, वैसे एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पेमेंट भी करना पड़ता है. अब फैक्टरिंग बच्चों दो टाइप का होता है. चलिए, फैक्टरिंग को पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं, तो मैं इसको यूं समझने की कोशिश करूंगा कि जो कोई बिजनेस है, मान लो कोई फर्म है, वो फर्म सेल करती है, वो फर्म गुड्स सेल करती है कस्टमर्स को, राइट? वो फर्म गुड्स सेल करती है कस्टमर को. तो इस एरो का मीनिंग क्या हो गया? सेल्स ऑन क्रेडिट. नेचुरली सेल्स ऑन क्रेडिट ये हुआ. अच्छा, कस्टमर का जो पेमेंट है वो कस्टमर किसको देते हैं? फैक्टर को देते हैं. पहले से कस्टमर को फैक्टर का एड्रेस वगैरह बिल में मेंशन करके दे ही दिया होता है. तो यहाँ पे होता है वो फैक्टर या फैक्टरिंग एजेंसी. सो कस्टमर जो है वो पेमेंट किसे करते हैं? कस्टमर पेमेंट किसे करते हैं? फैक्टर को करते हैं, क्योंकि बिलिंग में गुड्स बेचते वक्त फर्म ने ऑलरेडी कस्टमर से ये बात कर ली होती है कि वॉट एवर अमाउंट यू हैव टू पे विल बी पेड टू अवर फैक्टर, अवर एजेंट, एंड नॉट डायरेक्टली टू अस, राइट? और उसके बाद ये जो फैक्टर है वो अपनी फीस वगैरह काट के, डिडक्ट करके पैसे को रेमिट कर देते हैं. रेमिटेंस मैं इसको लिखूंगा, राइट? रेमिटेंस आफ्टर फीस. रेमिटेंस आफ्टर फीस. मैं आफ्टर कटिंग द फी, आफ्टर डिडक्टिंग फी ऐसा पूरा नहीं लिख सकता था, तो मैंने ऐसे लिख दिया है. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड. सिंपल सा सर्क्युलर मोशन है ये. फर्म जो है वो सेल्स करेगी कस्टमर को, जो कि क्रेडिट पे होगा. कस्टमर जो है वो उसका पेमेंट करेगा फैक्टर को, एंड फैक्टर जो है वो सीधा उसका रेमिटेंस किसको करेगा? फर्म को करेगा. लेकिन वो अपनी फीस, अपना कमीशन, अपना इंटरेस्ट पहले काटेगा, फिर नेट अमाउंट वो उसको रेमिट करेगा. मीनवाइल ये सर्कल के पूरा होने की बजाय बीच में अगर ऐसा है तो फैक्टर इस फर्म को फाइनेंस भी करेगा, और फिर जब उसका पैसा आएगा तो रेमिटेंस नहीं करेगा, राइट? फाइनेंस पहले से ही कर देगा. अगर फाइनेंस करना है तो पहले से ही कर देगा, और फिर जब डेटर इसको पेमेंट करता है फैक्टर को, तो वो उसे अपना रीपेमेंट समझ के रख लेगा. उसमें से फिर एक भी पैसा फर्म को मिलेगा नहीं. फैक्टरिंग जो होता है वो दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग. नंबर वन इज रिकोर्स फैक्टरिंग. देखिए, रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर कोई डेटर अगर फैक्टर को पैसे चुकाने से इनकार करता है, कोई डेटर अगर फैक्टर को पैसे चुकाने से इनकार करता है, तो फैक्टर वो मामला लेके जाता है एक्चुअल प्रिंसिपल के पास, एक्चुअल सेलर के पास, और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इस डेटर के साथ बात कीजिए और पैसे निकलवाने में हेल्प कीजिए. अदरवाइज वॉट एवर बैड डेट लॉस विल बी देयर विल बी ट्रांसफर टू द ओरिजिनल फर्म. यानी कि जो ओरिजिनल सेलर था
उसको ये बैड डेट को भुगतना पड़ेगा, राइट। फैक्टर बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेने से मना कर रहा है। दूसरे टाइप का जो फैक्टरिंग है उसे कहते हैं नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर जो बैड डेट का रिस्क है वो फैक्टर का रहता है। नॉन रिकोर्स के अंदर सिंपल, फैक्टर ने वादा किया कि रिसीवेबल मैं किसी तरीके से कलेक्ट करूंगा, बात खत्म हो गई। अब अगर पैसा नहीं भी आता, अगर कोई बैड डेट हो भी जाता है, तो वो बैड डेट बेयर किसको करना पड़ेगा बच्चों? फैक्टर को बेयर करना पड़ेगा। सो दिस वाज द थियरी। I am sure, by the help of this actual diagram, you are now getting extremely clear regarding, the concept of the factor. अब देखिए फैक्टर के कुछ सम्स भी हमें गिनने हैं, तो इसके सम्स गिनने के लिए मैं आपको फैक्टर के पहले इस वीडियो के क्वेश्चन में लेके चलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फैक्टरिंग का क्वेश्चन है बच्चों। इसका एक आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, उस फॉर्मेट में ही इसका कंप्यूटेशन होगा। तो वो फॉर्मेट कैसे फॉलो करना है, आंसर कैसे आता है, कैसे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, वो समझने के लिए ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 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 इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को रीड करना शुरू करता हूं बच्चों, मजा है कुछ नया सीखने का। चलिए क्या लिखा है देखते हैं। A firm has total sales of rupees 12 lakh and its average collection period is 90 days. Total sales कितना है बच्चों? 12 lakh का है and average collection period 90 days का है। The past experience indicates that the bad debt losses are 1.5% on sales. बैड डेट का जो लॉस है वो 1.5% ऑन सेल्स है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रिंग रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर ₹50,000. अ फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय firm's receivable by charging 2% commission. The factor will pay advance on receivable. देखो फाइनेंसिंग की बात आ गई ना, advance on receivables to the firm at an interest rate of 16% per annum after withholding 10% as a reserve. ओके मतलब फैक्टर पूरा पैसा नहीं देगा, 10% पैसा वो अपने पास ही रिजर्व के तौर पे रखेगा। रिजर्व के तौर पे रखेगा इसका मतलब क्या? नेचुरली अगर कोई वो पैसे लेके गायब हो गया, तो कोई वो पैसे लेके आपका डेटर जो है उसमें आपने कोई बोगस बिल बना दिए और वो बोगस बिल बना के आपने फैक्टर को ट्रांसफर कर दिए, तो वो डेटर तो सच में होंगे ही नहीं। तो उस बोगस बिल के ऊपर अगर किसी ने फाइनेंस ले लिया तो इसमें फैक्टर को लॉस हो सकता है ना। सो फैक्टर खाली अपनी सिक्योरिटी के लिए, फैक्टर अपनी सिक्योरिटी के लिए 10% पैसा विथहोल्ड करके रखेगा। कैलकुलेट नेट बेनिफिट टू द फर्म, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। देखो हमेशा 2 स्टेप में इसका काउंटिंग होगा। पहला जो हमारा काउंटिंग होगा उससे मैं हमेशा कहूंगा, राइट, ये पहले क्वेश्चन में मैं सब एकदम सही तरीके से लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। पहला जो होगा वो होगा कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट। कितना पैसा फाइनेंस के तरीके से आ रहा है, ये हमारा स्टेप 1 में कंप्यूटेशन होगा, कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट। अब उसमें से सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा क्रेडिट सेल्स से मेरा पूरा टेबल बनेगा। तो अब बात ध्यान से देखिए, फॉर्मेट को फॉलो करते रहना है। क्रेडिट सेल्स का फिगर 12 लाख रुपीस दिया है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 12 लाख रुपीस का क्रेडिट सेल हुआ है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी कि उसको ACP लिख देता हूं, इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये हमारा 90 डेज है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एवरेज डेटर हमारे पास कितने होते हैं। अब ये एकदम आराम से आप गिन सकते हो। कैसे आएगा बच्चों? यू हैव टू डू 12 lakhs डिवाइडेड बाय 360 डेज इनटू करना है 90, दैट गिव्स यू 3 लाख रुपीस। सो एवरेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डेटर्स में जो पैसा स्टक होता है, जो फंसा रहता है, वो 3 लाख रुपीस फंसा रहता है। तो हम जो फैक्टर्स को बिल देंगे ना, वो बिल 12 लाख के पूरे साल में बनेंगे, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम जो फैक्टर्स को बिल देने जाते हैं वो तो हमारे एवरेज बिल के हिसाब से आएंगे, यानी कि 3 लाख रुपीस के एवरेज बिल, 3 लाख रुपीस के एवरेज बिल हमने अपने डेटर्स को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दिए होंगे बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब देखिए
दो चीज इसमें से फैक्टर कट करेगा, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि हमेशा हर क्वेश्चन में ग्रीन कलर से ही लिखूं। तो देखिए दो चीज इसमें से काटेगा, पहले वो काटेगा इसके अंदर से मार्जिन या रिजर्व, इसको यहां पे रिजर्व लिखना बेटर रहेगा। इसमें से पहले वो रिजर्व कट करेगा, जो उन्होंने बोला था कि 10% के हिसाब से होगा, तो 10% का रिजर्व कट करूं अगर मैं 3 lakhs में से, तो 30,000 ये कट होगा। एंड दूसरा याद रखना, वो अपना कमीशन भी कट करेगा। अब ये भी आपको समझना है कि कमीशन का जो अमाउंट है 2%, वो हमेशा किसके ऊपर गिना जाएगा, ये एवरेज डेटर के ऊपर ही गिना जाएगा। सो 3 lakhs का 2% यानी कि 6,000 रुपीज का कमीशन कटेगा। यू कैन डू इट, वेरी सिंपल। ये दोनों चीज कटने के बाद राइट जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा बैलेंस फिगर या तो ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। मैं इसे क्या लिखने वाला हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। मैं इसे लिखूंगा ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। दो चीजें काट के वो हमें अगर फाइनेंस करेगा तो इसको मैं कह सकता हूं ग्रॉस लोनेबल अमाउंट। देखिए वो कितना आता है, 3 lakhs माइनस 30,000 माइनस 6,000, 2,64,000 का ग्रॉस लोनेबल अमाउंट आ जाता है। तो आपको लगेगा कि सर इतना पैसा अब मिल जाएगा ना, हमें फर्म को मिल जाएगा ना? द आंसर इज नो। हमें ये याद रखना है कि फैक्टर जो इंटरेस्ट कट करेगा वो इंटरेस्ट भी एडवांस में ही कट करेगा। तो देखिए ये भी ग्रीन कलर से, सभी कॉस्टिंग को ग्रीन कलर से लिखूंगा। वो इंटरेस्ट भी इसके ऊपर कट करेगा, इंटरेस्ट जो एडवांस देने वाला है, और एट द रेट ऑफ 16% पर एनम वो कट करेगा। एट द रेट ऑफ 16% हमेशा पर एनम ही होते हैं। अब देखिए इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे गिना जाएगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे छोटी सी वर्किंग करता हूँ। इंटरेस्ट जो गिना जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2,64,000 ये ग्रॉस लोनेबल अमाउंट है, उसका 16% किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 90 डेज का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ना, क्योंकि पूरी साइकिल तो 90 डेज की है। डेटर 90 डेज के बाद पैसे फैक्टर को लौटा देने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2,64,000 इंटू 16% राइट, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 90, 10,560 रुपीज का इंटरेस्ट राइट, 10,560 रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा। अब उसी इंटरेस्ट को मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, 10,560 रुपीज का इंटरेस्ट लग जाएगा। इससे जो हमें मिलेगा उसे कहेंगे हम बच्चों नेट लोनेबल अमाउंट, यानी इतना पैसा फैक्टर जो है वो दे देगा, किसे दे देगा, फर्म को। सो 2,64,000 minus 10,560, that gives me the net loanable amount of 2,53,440। देखिए आ गया नेट लोनेबल अमाउंट का फिगर। ये आपका पहला वर्किंग खत्म हुआ। जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हमेशा आपको नेट लोनेबल अमाउंट लेके आना होगा। ध्यान रखना होगा 3 मेजर एक्सपेंडिचर कट होंगे। एक मेजर एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा रिजर्व का एक्सपेंडिचर, दूसरा मेजर एक्सपेंडिचर है कमीशन का एक्सपेंडिचर, एंड तीसरा मेजर एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर। बट ये जो हमने काउंटिंग की ना बच्चों, ये लोनेबल अमाउंट की सिंगल साइकिल की काउंटिंग की है। आप देखो तो हमने 90 डेज की सिंगल साइकिल की काउंटिंग की है ना। अब 360 डेज अगर है तो आप एक बात बताइए, 90 डेज की सिंगल साइकिल है, 360 डेज अगर हो तो पूरे साल में ऐसे डेटर की 4 साइकिल्स बनेगी ना, यानी टर्नओवर 4 टाइम्स होगा। अब मैं जो दूसरा करने वाला हूं वो बच्चों होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या कहेंगे हम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं लिखूंगा सेविंग्स बाय कीपिंग द फैक्टर। सेविंग्स जो हमें हो रहा है पहले उसका हेडिंग लगाऊंगा। भाई फैक्टर रखा है तो खाली इंटरेस्ट और कमीशन चुकाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सेविंग्स भी तो हुआ है। तो हैशटैग सेविंग्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला सेविंग कौन सा था, हम बैड डेट से बच गए थे। तो पहला जो सेविंग था वो हमारा बैड डेट का सेविंग था। पहले हमें बैड डेट हो रहा था, कितना बैड डेट हो रहा था, 12 lakhs। अच्छा ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सेविंग वगैरह जो होता है ये पूरा का पूरा पर एनम का करना है हमें।
पूरे साल का खर्चा यहाँ पे लेना है, मैं 1 साइकिल के एक्सपेंडिचर को पर ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा इंटू 4 करके। बेड डेट जो है वो 12 लाख इंटू 1.5% के हिसाब से 18,000 का बेड डेट पहले हमें बेयर करना पड़ता था, जो अब सेव हो जाएगा। एंड सेकेंड जो सेविंग्स होगा वो होगा मेरे बच्चों कलेक्शन एक्सपेंडिचर का। सेकेंड जो सेविंग होगा वो सेविंग हो जाएगा कलेक्शन एक्सपेंडिचर का। देखिए कलेक्शन एक्सपेंडिचर का टोटल 50,000 का सेविंग्स हो जाएगा, यानी हमारा जो टोटल सेविंग्स आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा जो टोटल सेविंग्स आएगा फैक्टर को रखने की वजह से जो हमें हुआ वो आ जाएगा 68,000 का टोटल सेविंग्स, राइट। आई एम श्योर सेविंग्स कैसा हुआ आपको समझ में आ गया। सेविंग्स के बाद सेकेंड जो हमें लिखना पड़ेगा वो होगा हैशटैग कॉस्ट ऑफ फैक्टर, या चलो ना एक्सपेंसेस, राइट। फैक्टरिंग चार्जेस ऐसा लिखना भी बेटर रहेगा, चार्जेस ऑफ फैक्टर्स, या फैक्टर की वजह से हमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ये भी तो देखना पड़ेगा, तभी जाके तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो देखिए पहला जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगा है मुझे वो लगा है कमीशन का एक्सपेंडिचर। इतना ध्यान रखना, रिजर्व का जो 10% है वो एक्सपेंस नहीं है, रिजर्व वो टेम्पररी अपने पास होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही डेटर का पैसा आ जाएगा, जैसे ही डेटर पैसा चुका देगा, वो रिजर्व का पैसा वापस फर्म को लौटा दिया जाएगा। तो कमीशन का जो एक्सपेंडिचर है ये 6,000 है, लेकिन 6,000 ऐसा 4 साइकिल पूरे ईयर में घूमेगी। 90 डेज की सिंगल साइकिल है, राइट, 90 डेज की सिंगल साइकिल है। इफ यू सी हियर देन एंटायर ईयर में 360 डेज है, तो 4 साइकिल्स घूमेगी कि नहीं। तो पर एनम का हमें एक्सपेंडिचर लाना है, ये पूरा पर एनम होगा, तो 24,000 का आपको एक्सपेंडिचर हो जाएगा कमीशन का। एंड सेकेंड जो एक्सपेंडिचर है वो नेचुरली इंटरेस्ट भी तो आपको चुकाना पड़ रहा है ना, और ये इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे होगा देखते हैं। 10,560 इंटू आपको 4 करना पड़ेगा, राइट। 10,560 इंटू 4, तो 42,240 का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर लिखूं, राइट, हम ये टोटल वगैरह कॉलम ना बना के नेट भी कर सकते हैं सब चीजों को, बट एज इट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट प्रेजेंटेशन को फील करो, राइट। 24,000 प्लस 42,250 दैट गिव्स यू 66,240 एज द कॉस्ट। एंड नाउ इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे फिगर मिलना चाहिए नेट बेनिफिट का फिगर। अब जो मुझे फिगर मिलेगा वो होगा नेट बेनिफिट का फिगर। 68,000 का सेविंग्स है, 66,240 का लॉस है, यानी नेट बेनिफिट हो रहा है 1,760 रुपीज का। नेट बेनिफिट हुआ है पॉजिटिव, यानी कि इस फैक्टर को रख के हमें होने वाला है फायदा। आंसर इसमें क्या लिख सकते हैं हम, मैं यहां ऊपर आंसर लिखने की ट्राई करता हूं, आई होप आप समझ जाएंगे आंसर मैंने क्या लिखा है। कंक्लूजन लिख सकते हो, या फाइनल आंसर या फाइनल वर्डिक्ट आप लिख सकते हो। सिंस फैक्टरिंग मतलब फैक्टरिंग को एक्सेप्ट करना, सिंस फैक्टरिंग रिजल्ट्स इन नेट benefit to the firm, net benefit of 1,760 to the firm, comma, the proposal should be accepted. The proposal of factoring should be accepted. I am sure you are getting my point.
कि किस तरीके से हमें फायदा हुआ और हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था बच्चों आपका बहुत ही सिंपल एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट फैक्टरिंग। हमेशा ध्यान रखिए आपको 2 स्टेप में काम करना है, 2 तरह के स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। पहला जो स्टेटमेंट होगा वो कंप्यूटेशन ऑफ लोनेबल अमाउंट का होगा, ये आप लेके आइए। एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट होगा वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का स्टेटमेंट होगा। देखिए इसमें है ना कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग परसेंटेज में भी गिना जाता है, लेकिन ये तब गिना जाता है जब ये नेट बेनिफिट का फिगर नेगेटिव आता है। देखिए आगे आने वाले कई सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टरिंग से आपको नेट बेनिफिट होने की जगह पे फैक्टरिंग से आपको लॉस हो जाए, फैक्टरिंग से आपको नेट बेनिफिट होने की बजाय फैक्टरिंग से आपको लॉस हो जाए। तो वो लॉस होने के बावजूद भी हमें फैक्टर को रखना है कि नहीं रखना, इसका एक फैसला लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग परसेंटेज में भी फाइंड आउट करूंगा बच्चों। आई एम श्योर बात आपको समझ में आती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 अबाउट फैक्टरिंग बच्चों।